हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और आज से दोस्तों यहाँ पे हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके थ्रू आपको रैंकर सीरीज़ के साथ साथ यहाँ पे रिवीजन भी होता रहेगा छोटे छोटे टॉपिक्स का। तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे अभी आपका कल ही मेगा टेस्ट हुआ था, तो उसमें काफ़ी बच्चों ने परफॉर्म किया है। तो वहाँ पे जो उनका नंबर थोड़ा बहुत कम भी हो रहा, तो उसके लिए भी ज़रूरी है यहाँ पे आपका रिवीजन होना। तो रिवीजन में हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लाएंगे। तो जैसा कि अभी स्टार्टिंग के लिए हम लोग एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट छोटा चैप्टर लाए हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और अभी इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो होगा प्री फॉर्मुलेशन का। तो इस तरह करके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं हम उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी रैंकर सीरीज़ है वो वैसे ही चलती रहेगी। फिलहाल दोस्तों मैं थोड़ा फॉर्मेलिटी यहाँ पूरी कर देता हूँ। पहली चीज़ ये दोस्तों कि जो लोग यहाँ पे नए हैं उस YouTube को सब्सक्राइब कर दें। ऐसा रेड बटन वहाँ पे दिख रहा होगा, जिससे जो भी वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाए। फिर दोस्तों जो हमारा नाइपर का स्टडी मटेरियल है वो मात्र आपको 599 में अवेलेबल है। और जो GPAT का स्टडी मटेरियल है वो मात्र आपको 999 मीन्स 1000 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है। तो दोस्तों ये कैरियर बनाने का बहुत अच्छा चांसेस है। इस प्लेटफॉर्म से बहुत से बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आप भी दोस्तों इसमें देरी मत करिए और जल्दी से हमारे साथ इनरोल हो जाइए, ताकि जो भी स्टडी मटेरियल है वो आप उसको कंप्लीट करिए। साथ ही साथ दोस्तों इस मटेरियल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम उसको बराबर जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल करते रहते हैं, ताकि आप एग्जामिनेशन में जाओ तो कंफर्टेबली उस एग्जामिनेशन को वहाँ पे क्रैक करो। तो इस तरह जो हमारा एक रेशियो है सिलेक्शन का वो बहुत अच्छा है, बहुत बेटर होता जा रहा है हर साल। तो आप भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे रिवीजन करते हैं स्टार्ट अपना। तो दोस्तों आज है हमारा ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इस टॉपिक को हम देखेंगे क्योंकि इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, पहली चीज़ तो इसमें आपको ये नोट करना है कि ये जो एब्रीविएशंस दिए होते हैं इसका फुल फॉर्म भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। पहला पॉइंट है दोस्तों कि अ ड्रग सब्सटेंस इज़ द API और कंपोनेंट दैट प्रोड्यूसेस फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो दोस्तों ड्रग सब्सटेंस हम उसी को बोलेंगे जिसमें हमें फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाई देगी। ठीक है, तो ड्रग सब्सटेंस क्या होता है कि ड्रग सब्सटेंस इज़ द API मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि हमें एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती है, तो उसको हम कहते हैं ड्रग सब्सटेंस। तो फर्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, ठीक है, तो जो उसका यहाँ पे ड्रग सब्सटेंस है तो वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा, तभी हम उसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहेंगे। फिर दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि द API में बी प्रोड्यूस्ड बाई केमिकल सिंथेसिस, रिकवरी फ्रॉम अ नेचुरल प्रोडक्ट, एंजाइमेटिक रिएक्शन, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस। तो जो API होता है वो मे बी प्रोड्यूस बाई, तो वो बहुत तरीके से उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। कहने मतलब जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो बहुत फिनोमेना से आपका वहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसा कि केमिकल सिंथेसिस के द्वारा, रिकवरी फ्रॉम अ नेचुरल प्रोडक्ट, किसी नेचुरल प्रोडक्ट से हम उसको वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से, फर्मेंटेशन से, या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस, या इसमें से किसी के भी कॉम्बिनेशन के द्वारा हम वहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्दर प्यूरिफिकेशन ऑफ द API में बी नीडेड बिफोर इट कैन बी यूज्ड इन अ ड्रग प्रोडक्ट। फिर हमें आपको पता ही होगा कि इसका प्यूरिफिकेशन हमें करना पड़ता है इसको ड्रग प्रोडक्ट में डालने से पहले। फिर दोस्तों अ न्यू केमिकल एंटिटी, तो आपको NCE का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अ न्यू केमिकल एंटिटी इज अ ड्रग सब्सटेंस विद अननोन क्लिनिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो न्यू केमिकल एंटिटी वो होती है, वो ड्रग सब्सटेंस है जिसके बारे में हमें उसका क्लिनिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं न्यू केमिकल एंटिटी। इन एडिशन US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA consider an NCE as an API that has not been approved for marketing in the United States। तो अगर आप US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स FDA की बात करें तो वो लोग इसको एक तरीके से और कहते हैं कि न्यू केमिकल एंटिटी जो है, जो NCE है, वो एक तरह का API है, लेकिन जिसको यूनाइटेड स्टेट अप्रूव नहीं करता है। ठीक है, तो ये उनका एक कहने का तरीका है।
फिलहाल आपको ये समझना होगा कि न्यू केमिकल एंटिटी वो ड्रग सब्सटेंस है जिसका क्लिनिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें नहीं पता होती है, ठीक है। जबकि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो ड्रग सब्सटेंस है जिसका फार्माकोलॉजिकल वो शो करता है, तो हमें पता होती है कि ये जो सब्सटेंस है वो वहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। फिर आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस डिपेंड ऑन प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सिंथेटिक प्रोसेस। तो आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई और उसकी प्योरिटी हो गई किसी भी ड्रग सब्सटेंस की, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग या सिंथेसिस कर रहे हैं वो कितना प्रॉपर है, ठीक है। फिर दोस्तों ड्रग प्रोडक्ट इज़ द फिनिश डोसेज फॉर्म, जैसा कि एग्जाम्पल कैप्सूल हो गया, टैबलेट हो गया, इंजेक्टेबल दैट कंटेन्स द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जनरली इन एसोसिएशन विद अदर एक्सिपिएंट्स और इनर्ट इंग्रेडिएंट्स। तो ड्रग प्रोडक्ट अगर बात हो, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन में आएंगे दोस्तों, तो वहाँ क्या रहेगा कि आपसे ड्रग प्रोडक्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा और फिर वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ आपको फंसाने के लिए 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इसकी अगर आपको डिफिनीशन पता है, क्लियर वे में इसका मतलब पता है, तो आप इसको ईजिली वहाँ पे कर सकते हैं। ड्रग प्रोडक्ट क्या होता है, एक फिनिश डोसेज फॉर्म है, ठीक है, जिसमें API होता है, उसको हम कहते हैं ड्रग प्रोडक्ट। ये जनरली इन एसोसिएशन विद, उसके साथ वहाँ पे एक्सिपिएंट्स और इनर्ट इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। फिर द एक्सिपिएंट इन द ड्रग प्रोडक्ट में अफेक्ट द फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट। तो जो एक्सिपिएंट्स होते हैं, आपको पता होगा दोस्तों, आपने लैब में टैबलेट्स वगैरह बनाई होंगी, कि जो एक्सिपिएंट्स होते हैं वो आपका अफेक्ट करते हैं किसी भी ड्रग का फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस का, इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द रेट ऑफ ड्रग सब्सटेंस रिलीज, इंप्रूविंग ड्रग स्टेबिलिटी एंड मास्किंग द ड्रग टेस्ट। तो जो एक्सिपिएंट्स मेनली यूज ही इस काम के लिए होते हैं कि आप जो ड्रग है तो वो प्रॉपर जो उसका साइट है तो वहाँ जाके उसको एक्ट करना होता है। तो एक्सिपिएंट्स टैबलेट में इसलिए ऐड किए जाते हैं या किसी भी डोसेज फॉर्म में इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि वो वहाँ पे जो उसका रिलीज़ रेट है, आपका स्टेबिलिटी है, इवन कई बार क्या होता है कि कई ड्रग का जो टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं होता, तो उसको वहाँ पे मास्क करने के लिए ही एक्सिपिएंट वहाँ पे ऐड किए जाते हैं। फिर दोस्तों डिफरेंट अप्रोचेज आर जनरली यूज टू प्रोड्यूस ड्रग प्रोडक्ट्स दैट कंटेन NCEs, प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशंस, जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट्स एंड स्पेशलिटी ड्रग प्रोडक्ट्स। तो बहुत से अप्रोचेज हैं दोस्तों, चलिए वो देख लेते हैं। फिर न्यू ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो अब ड्रग प्रोडक्ट के बारे में आप जान गए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आप जान गए, फिर आप जान गए कि ड्रग प्रोडक्ट किसे कहते हैं। फिर दोस्तों न्यू ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो कैसे एक नई ड्रग का डेवलपमेंट होता है वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ फेसेस हैं, उस फेसेस में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ड्रग प्रोडक्ट्स कंटेन NCE आर डेवलप्ड सिक्वेंसली इन दी फॉलोइंग फेसेस। तो ड्रग प्रोडक्ट जिसमें आपका न्यू केमिकल एंटिटी होती है उसको जो डेवलप करने का होता है तरीका, वो कुछ फेसेस में यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले प्री क्लिनिकल, तो इसका नेम ही बता रहा है दोस्तों कि क्लिनिक के पहले ही जो यहाँ पे फेस है इसका नाम है प्री क्लिनिकल। तो एनिमल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी डाटा और ऑब्टेन टू डिटरमाइन द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग। तो यहाँ पे एनिमल का जो फार्माकोलॉजी है, जैसे एनिमल में पहले टेस्टिंग की जाती है, तो एनिमल फार्माकोलॉजी, उसकी टॉक्सिकोलॉजी डाटा, वो सब वहाँ पे डिटरमाइन किए जाते हैं एनिमल में, उसका सेफ्टी और इफिकेसी देखा जाता है ड्रग का। बिकॉज लिटिल इज नोन अबाउट द ह्यूमन एंड द थेरेपेटिक टॉक्सिकोलॉजिकल पोटेंशियल, मेनी ड्रग प्रोडक्ट्स विल नॉट रीच द मार्केट प्लेस। नो अटेम्प्ट इज मेड टू डेवलप अ फाइनल फॉर्मुलेशन ड्यूरिंग द प्री क्लिनिकल स्टेज। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि जो प्री क्लिनिकल स्टेज होता है उसमें एनिमल्स के ऊपर ही टेस्टिंग होती है, इंसानों के ऊपर टेस्टिंग नहीं की जाती है, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती है जो कि हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन की कितनी पोटेंशियल है उस डोसेज के प्रति, तो वो चीज़ें हमें नहीं पता होती थी। ये एनिमल में पहले टेस्टिंग की जाती है और वहीं पे उसकी सेफ्टी इफिकेसी को समझा जाता है, इसलिए ये पूरी तरह से डेवलप नहीं की जाती है। पहले हम लोग इसको सिंपल वे में ही एनिमल में टेस्ट करते हैं। नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ और नॉन ह्यूमन स्टडीज़
that may continue at any stage of research to obtain additional information concerning the pharmacology and toxicology of the drug। तो दोस्तों नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ और नॉन ह्यूमन स्टडीज़ ये यहाँ पे मेन है। तो आप प्री क्लिनिकल मोटा मोटा समझ गए होंगे कि प्री क्लिनिकल मीन्स कि जो एनिमल पे ही वहाँ पे टेस्ट किए जा रहे हैं। फिर दोस्तों आपका आता है इसके बाद फेज़ 1। तो फेज़ 1 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। तो एक इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर ह्यूमन टेस्टिंग इज सबमिटेड टू द FDA। तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन भर के FDA को वहाँ पे सबमिट करनी होगी कि आप इस ड्रग पे काम करना चाहते हैं। क्लिनिकल टेस्टिंग टेक्स प्लेस आफ्टर द IND एप्लीकेशन इज सबमिटेड। इसके बाद आपका क्लिनिकल टेस्टिंग शुरू हो जाता है जैसे ही आप वहाँ पे IND भर के दे देते हैं। हेल्थी वॉलंटियर्स आर यूज्ड, इसमें हेल्थी वॉलंटियर्स का यूज़ होता है। फेज़ 1 क्लिनिकल स्टडीज़ टू डिटरमाइन ड्रग टॉलरेंस एंड टॉक्सिसिटी। जो ड्रग है उसका कितना लिमिट है, वहाँ पे टॉलरेंस और टॉक्सिसिटी वहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे हेल्थी वॉलंटियर्स का यूज़ किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अब एनिमल आपका प्री क्लिनिकल में हुआ, लेकिन यहाँ पे आपके हेल्थी वॉलंटियर्स का यूज़ होने लगा। फिर फॉर ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल हार्ड जिलेटिन कैप्सूल फॉर्मुलेशन कंटेनिंग द API इज यूजुअली यूज फॉर IND स्टडीज़। तो जो दोस्तों आपका इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग है, जो आपकी नई ड्रग है जिसके ऊपर अब आगे काम चलेगा, तो जनरली वहाँ पे हार्ड जिलेटिन की कैप्सूल जिसमें आपका जिस इंग्रेडिएंट की आप बात कर रहे हो, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो उसमें होगा, और जनरली यही आपका वहाँ पे टेस्ट किया जाता है हेल्थी वॉलंटियर्स में। टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ इंक्लूडिंग एक्यूट, क्रोनिक, सब क्रोनिक एंड म्यूटाजेनिसिटी एंड अदर सच स्टडीज़ इन वेरियस एनिमल स्पीसीज आर प्लान ड्यूरिंग दिस फेज। तो दोस्तों यहाँ पे मेनली आपका हेल्थी वॉलंटियर पे डिटर्मिनेशन किया जाता है फॉर टॉलरेंस एंड टॉक्सिसिटी, और सिंपली आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जिसमें पहले से ही आपका API इंट्रोड्यूस हो, वो चीज़ वहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेज में किया जाता है। और यहाँ पे प्लानिंग होती है कि आगे कैसे आप जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ है उसमें कैसे आप काम करेंगे। फिर दोस्तों फेज़ 2 में अ लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स विद द डिजीज़ और कंडीशन फॉर विच द ड्रग वॉज डेवलप्ड और ट्रीटेड अंडर क्लोज सुपरविजन। तो दोस्तों आपको जो लगता है कि आपकी ड्रग किस लिए आपने बनाई है या किस डिजीज़ को वो वहाँ पे सही कर सकती है, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको हो चुका है डिजीज़ या उनकी कंडीशन ख़राब है, तो वो पेशेंट्स यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा फेज़ 1 में हेल्थी वॉलंटियर, प्री क्लिनिकल स्टेज में आपके एनिमल के ऊपर टेस्टिंग होती है। फेज़ 2 में वो पेशेंट्स जिसमें एक्चुअली आपको देखना है कि ड्रग आपकी काम करेगी नहीं, तो वो यहाँ पे पेशेंट्स यूज़ होते हैं और उनका सुपरविज़न होता है। डोज रिस्पॉन्स स्टडीज़, बायोअवेलेबिलिटी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स आर परफॉर्म टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम डोसेज रेजिमेन फॉर ट्रीटिंग द डिजीज़। तो दोस्तों आपका यहाँ पे डोज रेस्पॉन्स स्टडीज़, जैसे आपको डोज दी गई वहाँ पे पेशेंट को, फिर उसके बाद उसका रेस्पॉन्स, डोज रेस्पॉन्स स्टडीज़ हम उसे कहते हैं। बायोअवेलेबिलिटी, फिर आपका फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, ये सब यहाँ पे डिटरमाइन किए जाते हैं। फिर सेफ्टी इज मेजर्ड बाय अटेम्प्टिंग टू डिटरमाइन द थेरेपेटिक इंडेक्स। तो जो आपका सेफ्टी है उसको मेज़र हम कैसे करते हैं, वो मेज़र हम करते हैं वहाँ पे थेरेपेटिक इंडेक्स, जो कि एक रेशियो है आपका टॉक्सिक डोज टू इफेक्टिव डोज, तो उसका वहाँ पे क्या रेशियो आ रहा है, इस तरह हम वहाँ पे सेफ्टी डिटरमाइन करते हैं कि ये जो ड्रग हमारी नई ड्रग है, ये हमारी जो न्यू केमिकल एंटिटी है NCE है, वो कितना वहाँ पे काम करेगी, तो ये सेफ्टी हम डिटरमाइन करते हैं बाय थेरेपेटिक इंडेक्स। फिर अ ड्रग फॉर्मुलेशन हैविंग गुड फिजियोकेमिकल स्टेबिलिटी इज डेवलप्ड। इस तरह एक ड्रग फॉर्मुलेशन हम तैयार करते हैं जिसका गुड फिजियो और केमिकल स्टेबिलिटी होती है। फिर क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज़ आर स्टार्टेड इन 2 स्पीसीज, सच स्टडीज़ नॉर्मली लास्ट मोर देन 2 years ड्यूरेशन। तो इसका इस पॉइंट का कोई खास रोल नहीं है, आप समझ गए होंगे फेज़ प्री क्लिनिकल स्टडीज़, फेज़ 1 और फेज़ 2। फिर दोस्तों फेज़ 3 लार्ज स्केल मल्टी सेंटर क्लिनिकल स्टडीज़ आर परफॉर्म्ड विद दी फाइनल डोसेज फॉर्म। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे वहाँ पे आपने देखा पेशेंट्स ले जाते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं लिमिटेड होते हैं, यहाँ पे वही चीज़ लार्ज स्केल में किया जाता है आपका
form developed in phase 2. These studies are done to determine the safety and efficacy of the drug product in large patient population who have the disease or condition for which the drug was developed. Side effects are monitored. इसमें साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं. इन ए लार्ज पॉपुलेशन न्यू टॉक्सिक इफेक्ट्स में ऑकर. तो हो सकता है दोस्तों कि आपने जो अभी फेज़ 2 में कम पॉपुलेशन के ऊपर एक लिमिटेड पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट किए तो वहाँ पे कुछ टॉक्सिक इफेक्ट आया, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आप जब बहुत से लोगों पे वहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको नए नए तरीके के टॉक्सिक इफेक्ट या साइड इफेक्ट देखने को मिले. इसीलिए फेज़ 3 होता है कि लार्ज स्केल में किया जाए. फिर दोस्तों सबमिशन ऑफ अ न्यू ड्रग एप्लीकेशन. तो एनडीए मीन्स न्यू ड्रग एप्लीकेशन. तो आपका यहाँ पे न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए फिर सबमिशन हो जाता है. एंड एनडीए सबमिटेड टू द एफडीए फॉर रिव्यू एंड अप्रूवल. तो यहाँ पे अप्रूवल के लिए आपका फाइनल एप्लीकेशन सबमिट होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स दैट शो टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द मेडिकल कम्युनिटी दैट द ड्रग प्रोडक्ट इज इफेक्टिव बाय ऑल पैरामीटर्स एंड इज रीजनेबली सेफ एज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय एनिमल एंड ह्यूमन स्टडीज़. तो दोस्तों लास्ट में आपका न्यू ड्रग एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट होती है. वो तभी होगी जब आप सारे यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे और जो आपकी मेडिकल टीम है, जो मेडिकल मेंबर्स की टीम है, वो वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी कि ये ड्रग इफेक्टिव है, सारे पैरामीटर्स में खरी उतरती है और आपकी रीजनेबली सेफ़ है. क्योंकि मेन उद्देश्य दोस्तों ये होता है कि वो किसी के ऊपर हार्म ना पहुँचाए, वो बिल्कुल सेफ़ हो. ठीक है, फिर आपका एफिकेसी आता है. तो सबसे पहले सेफ्टी ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, इसके बाद आपका एफिकेसी. तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारे पैरामीटर्स में ड्रग आपकी वहाँ पे खरी उतरती है. जो आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया, मतलब एनिमल और ह्यूमन स्टडीज़ जो आपने किया, तो आपका फिर न्यू ड्रग एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट होती है. फिर दोस्तों फेज़ 4 आफ्टर द एनडीए सबमिटेड एंड बिफोर अप्रूवल टू मार्केट द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एफडीए मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप एक्टिविटीज़ ऑकर. कहने वाला दोस्तों फेज़ 4 क्या है. अब आपकी ड्रग जो है वो वहाँ पे सबमिट हो चुकी है, फाइनली वहाँ पे सबमिट हो चुकी है. लेकिन अब क्या है कि अब आपको एक लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर रियली में ट्रायल करना है. ठीक है, तो इसको हम लोग फेज़ 4 को पोस्ट मार्केटिंग फेज़ भी कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग मार्केटिंग करते हैं इसको और बहुत बड़ी उत्पादन इसका करते हैं और स्केल अप एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना. कहने का मतलब दोस्तों इसको और बड़े स्तर पर इसको बनाया जाता है. स्केल अप इज़ द इंक्रीज इन द बैच साइज फ्रॉम द क्लिनिकल बैच, सबमिशन बैच और बोर्ड टू द फुल स्केल प्रोडक्शन बैच साइज यूजिंग द फिनिश्ड मार्केटेड प्रोडक्ट. तो कहने का मतलब हम इसको और बड़े स्तर में बनाएंगे ताकि एक और तरीके से मैं इसको समझाता हूँ कि जब आपकी ड्रग बन गई तो अभी तक तो ये क्लिनिकल वे में आपकी टैबलेट्स वगैरह जो भी डोसेज फॉर्म है वो वहाँ पे बन रहता है. अब क्या है कि आपको ये पूरी पॉपुलेशन के ऊपर देखना है. तो सबसे इजी वे है दोस्तों कि जो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इस ड्रग को लेके जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स को दिया जाता है. साथ ही साथ ये बताया जाता है कि जो आप पेशेंट को दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ रिकॉर्ड करके रखना होगा कि उन पेशेंटों के ऊपर कोई आपका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं देखने को मिल रहा, कि हमने इसको जो है वो क्लिनिकल वे में वहाँ पे किया, वहाँ पे तो नहीं दिखा, लेकिन हो सकता है कि अब ये जब बाहर आ रही है और बहुत ज़्यादा लोगों पर ये यूज़ हो रही है तो हो सकता है कोई वहाँ पे टॉक्सिसिटी दिखाई दे. तो इसके लिए ही फेज़ 4 है जहाँ पे हम बैच साइज को बहुत बड़े लार्ज स्केल में बनाते हैं और इसको वहाँ पे क्या करते हैं कि मार्केटिंग करते हैं और उस मार्केटिंग के बाद हम उसका रिज़ल्ट का एनालिसिस करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई सेफ्टी में या टॉक्सिसिटी वहाँ पे कोई शो हो रही हो ड्रग से. द ड्रग प्रोडक्ट में बी इम्प्रूव एज अ रिजल्ट ऑफ इक्विपमेंट, रेगुलेटरी, सप्लाई और मार्केट डिमांड्स. तो हम उसी तरह ड्रग को इम्प्रूव कर देते हैं जैसा मार्केट डिमांड के हिसाब से है. एडिशनल क्लिनिकल स्टडीज़ में बी परफॉर्म इन specific populations such as the elderly, pediatric and renal impaired to obtain information on the efficacy of the drug in these subject. साथ साथ दोस्तों एडिशनल क्लिनिकल स्टडीज़ भी परफॉर्म की जा सकती है ये देखने के लिए जो हमारे एल्डरली हैं या पेडियाट्रिक पॉपुलेशन है या जो रीनल इम्पेयर्ड हैं, तो इनके लिए वहाँ पे ये सही रहेगी कि नहीं. मतलब ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, उस साइड इफ़ेक्ट को देखने के लिए हमें एडिशनल क्लिनिकल स्टडीज़ भी करनी होती है. फिर एडिशनल क्लिनिकल स्टडीज़ में भी परफॉर्म टू डिटरमाइन द ड्रग कैन बी यूज फॉर अ न्यू और एडिशनल लेबलिंग इंडिकेशन. तो जैसे मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन के ऊपर यहाँ पे जो एल्डरली, पीडियाट्रिक, रीनल इम्पेयर्ड या और तरह के जो हैं
तो उन पे भी यहाँ पे टेस्टिंग होती है, और अगर वहाँ से कोई सिम्टम निकल के आता है तो वही चीज़ हमारे लेबल में भी मेंशन कर दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि इससे आपको नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, या जो आपके हार्ट पेशेंट है वो इस ड्रग को ना लें, तो ये सब चीज़ें लेबल में मेंशन रहती है। तो ये सब चीज़ें हम एडिशनल क्लिनिकल स्टडीज़ के द्वारा पता करते हैं। फिर दोस्तों फेज़ 5 क्या है? आफ्टर द FDA ग्रांट मार्केट अप्रूवल ऑफ द ड्रग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कंटिन्यू। अब FDA ने इसको मार्केट अप्रूवल दे दिया है पूरी तरह से, तब आपका यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट पूरी तरह से शुरू हो जाता है। ड्रग फॉर्मुलेशन में भी मॉडिफाइड स्लाइटली एज अ रिजल्ट ऑफ डाटा ऑब्टेन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर स्केल अप एंड वैलिडेशन प्रोसेस। अब जो आपका ड्रग फॉर्मुलेशन है वो आप स्लाइटली वहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ना के बराबर वो मॉडिफिकेशन होता है। वो मेनली मॉडिफिकेशन इस बात पे होता है आपका कि जो आपने लार्ज स्केल में आप टैबलेट्स बना रहे हो, आपने वहाँ पे वैलिडेशन करके देखा है, तो उसका पैरामीटर हो सकता है कि हल्का फुल्का इधर उधर हो, तो उसको मैनेज करने के लिए आप वहाँ मॉडिफाई कर सकते हो, वरना आप कोई भी मॉडिफिकेशन बिना FDA अप्रूवल के नहीं कर सकते हो। चेंजेस इन ड्रग फॉर्मुलेशन शुड ऑलवेज बी विद इन द स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, जिसे हम SUPAC गाइडलाइंस, ठीक है। तो एक SUPAC गाइडलाइंस है जिसके अंदर ही हम कोई चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, वरना आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो SUPAC का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ये है स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंज। फिर दोस्तों प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशंस। प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन, दीज आर द डोसेज फॉर्म इन विच द फिजिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ बट नॉट द यूज और इंडिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस। तो दोस्तों ये एक तरह का डोसेज फॉर्म है जिसमें आपका जो फिजिकल फॉर्म है, ठीक है, या जो उसकी स्ट्रेंथ है वो वहाँ पे चेंज होती है, लेकिन वहाँ पे कोई इंडिकेशन वगैरह वहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन इज यूजुअली परफॉर्म ड्यूरिंग फेज 3, 4 और 5। तो सिंपली आप इसको याद कर लीजिए कि ये जो आपके 3rd, 4th और 5th फेज में ही मेनली इनको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और इसमें आपका जो होता है वो फिजिकल फॉर्म या स्ट्रेंथ पे चेंजेस होते हैं, बट नॉट द यूज़ और इंडिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस। फिर दोस्तों बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इज एनी वायरस, सीरम, टॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन, वैक्सीन, ब्लड कंपोनेंट और डेरिवेटिव, एलर्जेनिक प्रोडक्ट और एनालॉगस प्रोडक्ट एप्लीकेबल टू द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ डिजीज और injuries. Biological products are a subset of drug product distinguished by the manufacturing process, biological versus chemical. In general, the term drugs include biological product. तो दोस्तों बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कुछ खास नहीं है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मेनली क्या होता है कि वायरस हैं, सीरम है, टॉक्सिन है, एंटीटॉक्सिन है, वैक्सीन, ब्लड कंपोनेंट या ब्लड कंपोनेंट, ब्लड के डेरिवेटिव्स हैं, एलर्जेनिक प्रोडक्ट्स हैं या एनालॉगस प्रोडक्ट हैं जो कि यूज़ में आते हैं फॉर द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ डिजीज़ और इंजरीज़। कहने मतलब जैसे आपको पता होगा एंटीबॉडीज़ वगैरह जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में आते हैं। फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर अ सबसेट ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स डिस्टिंग्विश्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दोस्तों हल्का सा यहाँ पे डिफरेंस होता है, ये ड्रग प्रोडक्ट्स की तरह होते हैं, ये बस इनमें फ़र्क क्या होता है कि ये एक आपके नेचुरल चीज़ है, ठीक है, ये आपके बायोलॉजिकल डेरिवेटिव हैं, जबकि जो आपके जो न्यू केमिकल एंटिटीज़ वगैरह हैं वो क्या हैं, केमिकल हैं। फिर बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन, तो BLA का फुल फॉर्म क्या है, बायोलॉजिक लाइसेंस एप्लीकेशन। बायोलॉजिक प्रोडक्ट्स आर अप्रूव्ड फॉर मार्केटिंग अंडर द प्रोविज़न ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विस। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा SUPAC, इसके अंडर आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस ला सकते हो। इसी तरह दोस्तों जो बायोलॉजिकल है ये आप अप्रूव्ड फॉर मार्केटिंग अप्रूवल किस प्रोविज़न के अंडर होता है, पब्लिक हेल्थ सर्विस एक्ट के अंडर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजिकल के लिए जो लाइसेंस मिलता है वो अप्रूव्ड होता है फॉर मार्केटिंग अंडर द प्रोविज़न ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विस PHS एक्ट। फिर दोस्तों जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट। तो जेनरिक के बारे में दोस्तों आप सबको पता होगा, थोड़ा बहुत पता ही होगा कि इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी है, मान लो पैरासीटामोल कंपनी है, तो पहली बार उसको किसी ने बनाया, मान लो रेनबैक्सी ने उसे बनाया, तो क्या होता है कि 20 साल तक का पेटेंट होता है, फिर इसके बाद वो एक्सपायर कर जाता है। वो इसको रिज्यूम भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो क्या है कि वो कोई भी उसको वहाँ पे ले सकता है, ठीक है। तो जो आपका जेनरिक वहाँ पे जो ड्रग होती हैं उनकी कॉस्ट काफ़ी कम होती हैं, क्योंकि क्लिनिकल स्टडीज़ उसमें पहले ही हो चुकी होती हैं, ठीक है।
वो केवल क्या होती हैं कि क्लिनिकल स्टडीज़ हो चुकी होती है तो उनके खर्चे नहीं होते हैं, उनको डायरेक्ट एक छोटे मोटे वहाँ पे स्टडीज़ करके उनको फिर से मार्केट में उतार दिया जाता है। इसलिए जेनरिक ड्रग वहाँ पे सेम होती हैं जो आपको एक ब्रांड के अंदर मिलेगी, लेकिन ब्रांड का पेटेंट एक्सपायर हो जाने की वजह से वो एज अ जेनरिक आ जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है इसके अंदर। आफ्टर पेटेंट एक्सपायरेशन ऑफ द API एंड और ब्रांड ड्रग प्रोडक्ट, जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट में बी मार्केटेड। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है इसके बाद आपका जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट में बी मार्केटेड। अ जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट इज थेरेपेटिकली इक्विवेलेंट टू द ब्रांड नेम। कोई फ़र्क नहीं होता है एक ब्रांड में और जेनरिक ड्रग में, ठीक है। तो कभी आप ये चीज़ मत सोचिएगा कि जो आपको सरकारी अस्पतालों से ड्रग मिल रहे हैं वो इतने सस्ते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होंगे। वो इक्वली इफेक्टिव होते हैं, बल्कि वो वही होते हैं, लेकिन वो एक कंपनी का वहाँ पे लेबल नहीं होता उनमें। एंड कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द सेम टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म, टेबलेट, लिक्विड, इंजेक्टेबल, ठीक है। फिर दोस्तों अ जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट मस्ट बी बायोइक्विवेलेंट। तो जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट मस्ट बी बायोइक्विवेलेंट, ये बायोइक्विवेलेंट होने चाहिए, मतलब हैव द सेम रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। उनमें वही जो रेट है, जो उसका प्रॉपर रेट था, ठीक है, और कितने एक्सटेंट तक वो एब्जॉर्ब हो रही है, मीन्स बायोलेबिलिटी है उसकी, और डिफरेंट फिनोमेना है, तो बायोइक्विवेलेंस, बायोलेबिलिटी, ये सब उसका वहाँ पे मस्ट होना चाहिए कि वो वैसा ही होना चाहिए जैसा अंडर दी ब्रांड ड्रग के था। देयरफॉर अ जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू गिव द सेम क्लिनिकल रिस्पॉन्स। इसी की वजह से दोस्तों उसमें सेम रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि वो ड्रग अलग नहीं है, वो ड्रग वही चीज़ है, बस वो ब्रांड के अंदर नहीं है। दी स्टडीज़ आर नॉर्मली परफॉर्म विथ हेल्थी ह्यूमन वॉलंटियर्स। तो इसमें जो लोग जिनको हम देखा जाता है, स्टडी की जाती है जेनरिक ड्रग की, जो हल्का फुल्का स्टडी होती हैं आपकी, तो वो नॉर्मली हेल्थी ह्यूमन वॉलंटियर्स के ऊपर ही कर दी जाती है, क्योंकि पता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है, या जो भी साइड इफ़ेक्ट है वो भी पता है कि इस ड्रग का क्या साइड इफ़ेक्ट है, तो पहले से उस सब के प्रिकॉशन ले लिए जाते हैं। फिर सम जेनरिक प्रोडक्ट्स आर नॉट एब्जॉर्ब, फॉर सम अदर बायोइक्विवेलेंस इज नॉट अ गुड मार्कर। तो बहुत से ऐसे भी जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे बहुत से डोसेज फॉर्म है जो कि एब्जॉर्ब नहीं होते। इसी तरह बहुत से ऐसे हैं जिनका बायोइक्विवेलेंस से कुछ लेना देना नहीं है, तो उन ड्रग के लिए हम क्या चीज़ वहाँ पे स्पेसिफिकेशन के लिए रखते हैं। तो अंडर दोज कंडीशन कंपैरेटिव क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टडीज विद फार्माकोडायनेमिक इन पॉइंट्स आर कंसिडर्ड टू मेजर द इक्विवेलेंस ऑफ टू प्रोडक्ट। इनहेलेशन प्रोडक्ट एंड नॉन एब्जॉर्ब ड्रग प्रोडक्ट फॉल इनटू दिस कैटेगरी। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं बहुत से ऐसे हैं जो कि एब्जॉर्प्शन से उनका कुछ लेना देना नहीं है। उसी तरह फॉर सम अदर बायोइक्विवेलेंस इज नॉट अ गुड मार्कर। इसी तरह बहुत से ड्रग्स के लिए बायोइक्विवेलेंस कोई अच्छा फिनोमेना नहीं है, जैसा कि आपके इनहेलेशन प्रोडक्ट आते हैं, आपके नॉन एब्जॉर्ब ड्रग प्रोडक्ट्स, तो ये सब क्या है कि इस कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन उसके लिए हमें कुछ अलग यहाँ पे क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना पड़ेगा देखने के लिए कि ये सही हैं, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों कंपैरेटिव क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टडीज़ विद फार्माकोडायनेमिक इन पॉइंट्स आर कंसिडर्ड। तो उसमें हम लोग फिर फार्माकोडायनेमिक फिनोमेना वहाँ पे चेक करते हैं कि उसके वहाँ पे 100% मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट में डिफर फ्रॉम द ब्रांड प्रोडक्ट इन फिजिकल अपीयरेंस। तो हो सकता है दोस्तों कि आपका जो जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट है वो आपका ब्रांड प्रोडक्ट से वहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस में, मतलब देखने में वो वहाँ पे डिफ़र कर सकता है, ठीक है, मतलब साइज, कलर, शेप, इन सब में, और इन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ एक्सिपिएंट्स यूज इन द फॉर्मुलेशन। तो एक्सिपिएंट्स जो आपने यूज़ किया है उसका साइज, उसका कलर, उसका शेप वहाँ पे डिफ़र कर सकता है, लेकिन उसका जो आपका API होगा, ठीक है, वो वहाँ पे चेंज नहीं हो सकता है। अ जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट में नॉट डिफर इन बोथ द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव कंपोजिशन for liquid injectable, semi-solid transdermal patches, inhalation product and ophthalmic products unless adequate safety studies have been performed। तो दोस्तों जेनरिक प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आपने किसी जेनरिक प्रोडक्ट को लिया और उसको आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ वे में उसको चेंज कर दिया। उसके पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी FDA की, साथ ही साथ वहाँ पे आपको सेफ्टी स्टडीज़ भी परफॉर्म करवानी पड़ेगी, तभी आप वहाँ पे उसका कोई भी शेप मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वे में उसका कॉम्पोजिशन चेंज कर सकते हैं। बिफोर अ जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट इज मार्केटेड द मैन्युफैक्चरर मस्ट सबमिट एट एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो इस तरह के केसेस में जैसा आपने पहले देखा कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन वहाँ सबमिट होती है, यहाँ पे एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट होती है, ANDA। तो आपको ध्यान रखना है ANDA, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर द जेनरिक ड्रग,
ठीक है, टू द FDA फॉर अप्रूवल बिकॉज प्री क्लिनिकल सेफ्टी एंड एफिकेसी स्टडीज़ हैव ऑलरेडी बीन परफॉर्म। मैं बता चुका हूँ आपको कि पहले ही इन ड्रग पे आपका प्री क्लिनिकल सेफ्टी और जो आपके फेजेस वगैरह हैं वो वहाँ पे परफॉर्म हो चुके हैं। तो इसमें क्या है कि कहीं से भी कोई खर्चा नहीं होता है और ये सारे फेजेस वहाँ पे स्किप कर दिए जाते हैं। ह्यूमन बायोकोलेंस स्टडीज इंस्टेड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल जनरली रिक्वायर्ड फॉर ANDA. The chemistry, manufacturing and controls requirement for the generic drug product are similar to those for the brand name drug. तो जैसा भी आपका वहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, केमिस्ट्री है, वो सब कुछ सेम रहता है, तो आपको पता होता है ये सारी चीज़ें पहले से। फिर दोस्तों स्पेशलिटी ड्रग प्रोडक्ट्स। Specialty drug products are existing products developed as a new delivery system or for a new therapeutic indication. ठीक है, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट वर स्टेबलाइज इन द इनिशियल NDA अप्रूव्ड डोसेज फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम पैच वॉज डेवलप्ड आफ्टर एक्सपीरियंस विद नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल टेबलेट। तो दोस्तों स्पेशलिटी ड्रग प्रोडक्ट्स यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उस पे से एक हम न्यू डिलीवरी सिस्टम बना रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि आपका पहले से नाइट्रोग्लिसरीन का सबलिंगुअल टेबलेट्स प्रेजेंट है, लेकिन आप यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम का पैचेस बना रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप M.Pharm करने जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। आप खुद वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह के डिलीवरी सिस्टम है, उसको आप वहाँ पे बनाओगे। इवन उसमें से एक डिलीवरी सिस्टम पे आपको काम भी करना पड़ेगा, भले वो लाइपोसोम हो या आपको नैनो पार्टिकल्स हो, नैनोजोम्स हो, तो इस तरह करके मतलब आपको उसमें काम करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का रिवीजन यहाँ पे थोड़ा सा। फिर जो नेक्स्ट आपके लिए मैं लाऊंगा उसमें आपके लिए प्री फॉर्मुलेशन जो आपका होता है उसके पूरे पॉइंट्स वहाँ पे रहेंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए दोस्तों आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि नॉलेज कहीं से भी मिलती है उसको लेना चाहिए, वो मेरा चैनल हो या किसी और का भी चैनल हो, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगता है कि हाँ वहाँ पे कुछ ठीक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट का काम ही है नॉलेज लेना, और जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैं भी दोस्तों यही करता था कि डिफरेंट जगह से जितना भी नॉलेज मिल सके, जो भी आपको लगता है कि हाँ आपको इनका समझ में आ रहा है, तो आपको वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि जो भी है बीच में ऐसा ना हो कि कोई भी वीडियो डिसकंटिन्यू हो जाए। फिर जो होता है मन मतलब जो इंटरेस्ट होता है वो वहाँ पे आपका लैग करेगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।